आपकी हर बात सराखों सरमाथे, फिर यही फार्मूला अमेठी और रायबरेली में लगा लिया होता। देखिए, जहां मुझे कहते हैं ना कि जहां हम कमजोर है वहां हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, जहां हम मजबूत है एरोगेंट हो जाएंगे। अब आप तो हमारी वाली बात, अभी आप कह रहे थे कि वो चाह रहे हैं कि गहलोत हारे, वो चाह रहे हैं कि हुड्डा हारे। देखिए सर, या पुष्कर भाई देखिए, जब तक पेट भरा होता है राजनीति, होशियारी, चालाकी, बुद्धि सब चलती है। जहां पेट खाली होता है वहां पहली कोशिश रहती है कि मेरा पेट भर जाए। तो यूपी में कांग्रेस को खड़े होने के लिए जगह चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज एक बड़ी जबरदस्त पोस्ट लिखी है, बहुत बहुत मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्होंने लिखा कि अगर मुसलमान कांग्रेस का साथ छोड़ दे तो कांग्रेस के पास है क्या। आप लगा लीजिए, कश्मीर में 6 सीटें जीती, 6 के 6 मुसलमान हैं। इसका मतलब है, अब देखिए उनका सटायर है, उनके अपने अपने थॉट प्रोसेस से हर उनके वो चाहते हैं कि हमारी कौम को बेहतरी मिले, हमारी कौम को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले। तो इंजीनियर राशिद को दे लेते वो टिकट। अगर इतने, मैं अभी जम्मू कश्मीर के नतीजों पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि दरअसल नवीन जी, अगर मनीष जी की बात से मैं आपसे आगे बढ़ाऊं, बात मनीष जी की भी ठीक है कि वो अब जन सेवा करने ही निकले हैं, कांग्रेस को स्थापित करने के लिए। वो कह रहे हैं अभी 10 साल और हार लेंगे, लेकिन ये जो बुढ़े लोग हैं, ओल्ड गार्ड हैं, इनको ठिकाने लगा दो। रोज हुड्डा जी की, गहलोत जी को अध्यक्ष बनना है तो कहते मैं बन नहीं पाऊंगा, सॉरी। खड़गे जी को बना, तो वो कह रहे एक बार सेटल डाउन कर लो। इतना धैर्य शायद अब इस नई पीढ़ी को नहीं है। 60 के दशक में तो मैं मान सकता था, इतना धैर्य किसको है। पुष्कर जी देखिए, ऐसा है, आज की तारीख में अगर धैर्य ही होता तो अशोक तंवर क्यों बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाते। अब 2022 से 2024 तक सारी पार्टियों की यात्रा कर आए, तो आज की राजनीति करने वाले लोगों में पेशेंस तो बिल्कुल नहीं है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, मनीष जी की कुछ बातों से मैं बहुत सहमत हूं, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें कही, लेकिन ये जो ओल्ड मैन पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को पीछे धकेलने का काम करती चली आई है। हमने तमाम चुनावों में देखा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बयान आते हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह दे दें, मणिशंकर अय्यर दे दें या कोई और दे दे, तो बड़े चुनाव में हाथ आई हुई बाजी खिसक जाती है। नहीं, कमोबेश बयानबाजी तो किसी की नहीं गई। नहीं, बयानबाजी नहीं हुई, लेकिन बिल्कुल पुष्कर जी बयानबाजी नहीं हुई है यहाँ पर, लेकिन अंदर खाने जो भीतरघात हुआ कि भाई शैलजा के 9 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, इनको जीतने नहीं देना, क्योंकि सरकार तो हम बना ही रहे हैं। उधर शैलजा के लोगों में भी ये मैसेज गया होगा कि भाई किसी भी तरीके से भूपेंद्र हुड्डा को रोकना, अदरवाइज बड़ी मुश्किल हो जाएगी राजनीति करना आगे दलितों के लिए। तो इस तरीके का मैसेज कहीं ना कहीं कन्वे हुआ है। नहीं, मैं ये तो एग्जाम्पल भी दे दूं, कालका सीट पे गोपाल सुखा मोड़ी को टिकट दिया हुड्डा जी ने, निर्दलीय लड़वा दिया, साफ है, टेबल पे है, मुझे नाम लेने में कोई परेशानी नहीं। कांग्रेस कैंडिडेट तीसरे नंबर पहुंच गया, हार गए। शक्ति रानी शर्मा 10,000, 10,500, 11,000 वोटों जीत गई, जीती है वहां। चित्रा सरवार आप अंबाला कैंट में देख लीजिए, वही हाल है। वो भी हारी 7,500 वोटों से, और वो पूरे चुनाव भर बोलती रही कि मेरे नेता हुड्डा जी हैं, क्योंकि वहां पे दोनों जगहों पर शैलजा के उम्मीदवार लड़ रहे हैं कोटे के। तो फिर इसमें राहुल गांधी का ओल्ड गार्ड या पुष्कर चौहान की ये गणित कि दलितों ने साथ नहीं दिया, जब हराने के लिए हम ही अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं तो फिर हारेंगे। मैं वही कह रहा हूं पुष्कर जी, देखिए ऐसा यहाँ राहुल गांधी की महत्वाकांक्षा या पेशेंस के साथ हम 60 साल के हो जाएंगे तब पीएम बनेंगे, वो एक अलग विषय हो सकता है, विचार हो सकता है, लेकिन ये जो कांग्रेस की अंदर खाने की भीतरा घात वाली कलह थी,
इसको नियंत्रित करने में आप वो रिंग मास्टर नहीं बन पाए। राहुल गांधी वो कमांडिंग पोजीशन में नहीं आ पाए कि इनको डपट के डांट के बैठा दें, समझा दें। वो पोजीशन अभी नहीं है राहुल गांधी की कांग्रेस में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या है, वो अपना एक वर्चस्व मान के चलते वो ये समझते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सीनियर लीडर हैं, पुराने हैं, एज हो गई है। अब वहां भी दो नेता देखिए आप कांग्रेस के, रणदीप सुरजेवाला, उनका टारगेट है कि किसी तरीके से अपना बेटा एडजस्ट हो जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऑलरेडी 50 से 60% एडजस्टमेंट कर लिया है वहां दीपेंद्र हुड्डा का। तो इस प्रणाली से ये नेता चल रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, डॉक्टर गिरीश जी ने जो बात कही, मैं 100% उनके विचारों को सब्सक्राइब करता हूं कि देखिए संगठन के स्तर पर आज की तारीख में कांग्रेस शून्य पड़ी हुई है। कहीं भी चले जाइए, किसी राज्य में कार्यकर्ता दिखाई कहां देता है। इनके प्रदेश अध्यक्ष बयानबाजी के अलावा कहीं सड़कों पर नजर नहीं आते हैं। जनता के मुद्दों, हरियाणा के 4 मुद्दे थे, किसान, नौजवान, पहलवान, संविधान। कहां कौन सा आंदोलन इन लोगों ने हरियाणा में किया? किसानों का अपना आंदोलन था, कांग्रेस की तो भूमिका ही कहीं नहीं थी। और ना ही कांग्रेस ने पहलवानों के लिए लड़ाई कहीं लड़ी। सड़क पे आपको आना चाहिए था ना। केवल आप इस उम्मीद में बैठ गए कि साहब इधर से कोई जा रहा है, उसका सामान गिरेगा, हम लूट लेंगे। ऐसा नहीं होता है। तीसरी चीज आती है, हम परसेंटेज ऑफ वोट पे बात कर लेते हैं कि देखिए ऐसा 28% वोट था 2019 में कांग्रेस का, जो बढ़कर आज 40% हुआ हरियाणा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज में आप देखें तो 36 से 3% का इजाफा हुआ, 39 पॉइंट समथिंग, मात्र 0.8 समथिंग वोट परसेंटेज का अंतर है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और आप एक चीज देखिए, जो 12% का इजाफा आपके वोटों में हुआ, ये तो सुनामी बननी चाहिए थी, नहीं बनी है आपकी। तो ये कहीं ना कहीं आपकी अंतरकलह, इंटरनल स्ट्रक्चर की कमी कही जाएगी। इसमें ना तो जनता दोषी है, ना टॉप लीडरशिप दोषी है, ना कोई, बल्कि हरियाणा की लोकल। मैं देख रहा था नवीन जी, वोट ऑफ परसेंटेज आखिरी तक कांग्रेस आगे रही कुछ पॉइंट से, लेकिन फिर मैंने उसका डिटेल निकाला। जो नू मेवात वाली सीटें हैं, गढ़ी सांपला किलोई सीटें हैं, ये सब सीटें 70,000, 98,000, 65,000। जब आप इतने बड़े मार्जिन से सीटें जीतते हैं और अनिल विज जैसे नेता 7,500 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीते हैं, तो ये बिल्कुल वहां ये वोट ऑफ परसेंटेज, जहां बीजेपी के कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहे, तो वोट परसेंटेज वहां से बढ़ गया। लेकिन मेरे समझ में जो शायद शहनवाज जी ने बड़ी मजबूती से बात रखी, माइक्रो लेवल पे लोग मैनेजमेंट जानते ही नहीं थे, उस बूथ पे थे ही नहीं कि जहां इनको वोट चाहिए था। वोट डलवाना पड़ता है। या मनीष गुप्ता जी ने कहा कि वो ग्राम प्रधान की तरीके से चुनाव लड़ डाला उन्होंने, बीजेपी। बिल्कुल, देखिए और बीजेपी चुनाव सब मजाक उड़ाते हैं कि मेयर का चुनाव हो तो भी मोदी चेहरा, और प्रधान का चुनाव हो और सांसदी का चुनाव हो तब भी मोदी चेहरा। अरे भाई, उससे जीत मिल रही है तो क्या परेशानी है? नहीं, एक चीज और कहूंगा मैं पुष्कर जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की इस बात की तारीफ तो बनती है कि उनका जमीनी संगठन बहुत मजबूत है, इसको तो नकार नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी चीज एक और है कि एक उनके पास पैरेलल आरएसएस भी काम करता है, जो बहुत मजबूती से बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी हो हल्ला के घर तक पैठ रखता है। और घर तक जो व्यक्ति पैठ रखता है वोटर के, वो कहीं ना कहीं कन्विंस करने में अधिक सफल होता है, बजाय आपके भाषणों के, पोस्टर के या एक्स पर कुछ लिख देने से। इस चीज का बेनिफिट हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है, मैं समझता हूं आगे लंबे समय तक मिलेगा भी। ये स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है बहुत डिफरेंट है और बहुत मजबूत है वो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे डॉक्टर साहब आपसे मैं बात करूं कि मजबूत है, ये मान लिया गया और ये सर्वविदित हो गया। 10 साल में तो 11 साल में, और 2013 से अब 24 तक जोड़ा जाए तो 11 साल में, 11.5 साल में उन्होंने साबित कर दिया जो वो कर रहे हैं उसके लिए आपको 24 घंटे पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। फुल टाइम पॉलिटिशियंस आपको अपनी पार्टी में रखने पड़ेंगे। ये नहीं कि अभी यहाँ है और 6 दिन विदेश में है। लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे, कहाँ है प्रियंका गांधी, कहाँ है राहुल गांधी? जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनी, गए ना मोदी जी। ये सामने तस्वीरें देखिए,
भाषण दे रहे हैं वो, उनको बोलना है, उनको अपने कार्यकर्ता को बताना है, हौसला नहीं डुबोना है। अब समझ में नहीं आ रहा कब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हरियाणा पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ये बहुत जरूरी था कि अगर यूपी में अखिलेश को या मायावती को साथ लिया होता, यूपी को साथ लिया होता, तो एक मैसेजिंग दूसरी जाती कि ये गठबंधन निभाना जानते हैं। उस मैसेजिंग में पिछड़ गई कांग्रेस। जी बिल्कुल पुष्कर जी, गठबंधन की राजनीति कांग्रेस आज तक सीखी ही नहीं। बड़ा जब सही। तीसरा मोर्चा था तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि तीसरे मोर्चे के घटक दल चुनाव से पहले संजीदगी से बैठते थे, वो कैसे अपने मोर्चे को आगे बढ़ाना है इस पर चर्चा करते थे। आज इंडिया गठबंधन है, उसमें कोई चर्चा नहीं होती, गाहे बगाहे मीटिंग होती है। तो मुझे जो लगता है कि छोटे दल बड़ों के सामने अपनी 1-2 सीट मांगने के लिए गिड़गिड़ाते रहते हैं। भाई जब तीसरा मोर्चा मैं चलता आपकी था, बात का समर्थन करता हूं। नीतीश कुमार क्यों जी। गए? क्योंकि आप पूरी जमात को रोके रहे कि जरा मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जीता हूं, राजस्थान हार भी जाऊंगा तो मैं ज्यादा बार्गेनिंग पावर में होऊंगा। नीतीश कुमार पूछ रहे हैं आप कब सीटें डिक्लेयर करेंगे, कब? बोले अभी तो चुनाव लड़ रहा हूं मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ का। ठीक 1 साल पहले किस्सा है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं। जी मैं ये कह रहा हूं, आज मैं ये कह रहा हूं, नीतीश जी को संयोजक बना दिया जाता इंडिया गठबंधन का, बिल्कुल। तो क्या पहाड़ टूट जाता। लेकिन कांग्रेस ये सब नहीं जानती है। जब तीसरा मोर्चा था तो चुनाव में ज्वाइंट रैलियां होती थी, छोटे से छोटे दल जब मंच पर होते थे तो एक बड़ी आवाज बनती थी। कांग्रेस ने हरियाणा में ये भी नहीं किया, कश्मीर में भी नहीं किया। अखिलेश आके भाषण कर सकते थे, बिल्कुल। लेफ्ट के लीडर कर सकते थे, बिल्कुल। और शरद पवार को बुलाया होता आपने, आप जितने एकजुट दिखने का समय था। जी, और आइडियोलॉजिकल डायलोमा भी इतना ज्यादा कि बगल के राज्य हिमाचल में भाजपा और संघ परिवार एक मस्जिद को लक्ष्य बना करके वहां विभाजन की राजनीति कर रहे थे, जिसकी खबरें हरियाणा तक, जिसकी हवाएं हरियाणा तक आ रही थी। कांग्रेस आला कमान ने उसका कोई वैचारिक जवाब नहीं दिया, सुक्खू को अपने हाल पर छोड़ दिया। और अंत में मैं एक बात कहूंगा, आला कमान के स्तर से कम गफलत हुई है क्या? चुनाव से ऐन पहले राहुल गांधी 5 दिन अमेरिका में बिताते हैं। मेरे लिए तो साहब ये ताज्जुब की बात है, जो पार्टी अभी एसाइट कर रही है, अपने नेता को प्राइम मिनिस्टर बनाने के ख्वाब देख रही है, उसका वही नेता चुनाव हरियाणा और कश्मीर के चुनाव से ठीक पहले वहां चला जाता है।